बच्चों, तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 14 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म। तैयार हो तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाने को रेडी हो जाओ। बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। शुरू करें तो और शुरू करते हैं ये टॉपिक जिसका नाम है प्रिज्म। हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर टॉपिक आया है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है सबको पता है, वो ऐसे होता है सर तिकोना सा। तो उसकी डेफिनेशन देखो, अ प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजीनियस। देखो सॉलिड तो समझ गए, सॉलिड होता है ठोस। होमोजीनियस मतलब हर जगह उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगी। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट, लाइट उसके अंदर से जा सकती है, एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम bounded by two plane surfaces inclined at an angle। सो तो नहीं गए? अरे सर क्या बोर पढ़ाया। अरे कुछ नहीं होता यार, ऐसे एक ट्रायंगल बना लो, ऐसे एक और ट्रायंगल बना लो, इसको जो इसको जो करके जोड़ दो, खत्म। यही तो होता है प्रिज्म, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि एक सॉलिड है, होमोजेनियस, हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सेम है, ट्रांसपेरेंट है ना, कि लाइट पास हो सकती है, और रिफ्रैक्टिंग है, इसके अंदर से रिफ्रैक्शन होगा। बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस, ये देखो ये जो ऐसे ऐसे वाले हैं इनको बोलते हैं टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। ठीक है, तो ये जो दो प्लेन सरफेसेस हैं यहीं से लाइट का आना जाना होगा, यानी ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, लाइट इस तरफ से आएगी, इस तरफ से निकल जाएगी, या इस तरफ से आएगी, इधर से निकल जाएगी। समझ गए? ये जो आपके दो सरफेसेस हैं प्लेन, ये वाले, लाइट इधर से आके इधर से निकलेगी या इस तरफ से आके इधर से निकलेगी। इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो दिख रहे हैं कि ये दोनों सरफेसेस ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे मंदिर बना है, ये जो इंक्लिनेशन है, तो इस इंक्लिनेशन को, इसको हम बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके लिए यूज करेंगे हम सिंबल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो वैसे तो यही प्रिज्म होता है, पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शुरुआत में ही आपको बताते हैं, मजा आ जाएगा आपको देख के, मजा आ जाएगा, एकदम खुश होके तुम जमीन पे ऐसे ऐसे नाचने लगोगे। क्या बताने जा रहे हैं, है ना। जरा एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना, नोट। अच्छा ये क्या चीज है ये बताओ। क्यूब है ना। अगर ये ग्लास का बना है तो क्या हो गया, ये ग्लास स्लैब हो गया, है ना, ग्लास स्लैब हो गया। देखो ये ग्लास स्लैब तब है जब लाइट इस सरफेस से घुस के ऐसे चल के ऐसे बाहर निकल जाए। अगर लाइट ये रास्ता चूज करके बाहर निकलती है तो डेफिनेटली इसका एक्शन कैसा है, स्लैब जैसा है। अगर ये फर्स्ट वाली पाथ पकड़ती है तो ये स्लैब है। पर मान लो लाइट इस सरफेस से घुसकर यहां से बाहर निकल जाए, ए ऐसे जाओ, यहां से घुसी और इससे बाहर। अगर इस सेकंड रास्ते से लाइट गई तो ये भी बिहेव करेगा लाइक प्रिज्म। जरा ध्यान लगा के इसको देखें। अगर लाइट यहां से घुस के ऐसे निकली तो देखो ये दो सरफेसेस हो गए इंक्लाइंड एट एन एंगल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको ऐसे घुमा लो, घुमाया, अब देखो लाइट इस सरफेस से गई, इससे निकल गई। यहां देखो यही सिचुएशन तो है। ये और ये कैसे हैं, ऐसे लगे हुए हैं, इसको सीधा कर, इधर से बताएं। देखो ये सरफेस और ये सरफेस ऐसे लगे हुए हैं, इसको ऐसे कर लो, 90 डिग्री पे है, कोई बात नहीं, ये ऐसे है, इसको ऐसे कर लो। तो लाइट देखो इस सरफेस से घुसी है और ऊपर वाले से निकली है, ऐसे कर लो, तो इधर से गई, इधर से निकली। तो अगर ऐसा हो जाए कि बगल बगल वाले सरफेस से क्यूब के लाइट निकल जाए तो ये भी एक्शन कैसा है, प्रिज्म जैसा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म ए। बोलो समझे? तो ये जो ग्लास स्लैब दिखता है वो इस सिचुएशन में स्लैब जैसा बिहेव करेगा और इस सिचुएशन में प्रिज्म जैसा। ठीक है, तो नोट में इसको पॉइंट नंबर 1 लगा लेना। क्लियर हो गई बात? दिख रहा है, एक सरफेस, एक ये, इधर से लाइट घुसी, इधर से निकली, ऐसे करके देखो तो रियलाइज हो जाएगा, इधर से लाइट गई, इधर से निकली। अच्छा, एक दूसरी बात समझो एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर। क्या बात है, मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है, इसका फ्रंट व्यू बनाया हमने। हमेशा हम ऐसे ही बनाएंगे प्रिज्म, ऐसा ना, ये बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। बनाना बड़ा आसान है, एक कुचुक कुचुक ऐसे बनाओ, एक इसके पीछे कुचुक कुचुक ऐसे बनाओ, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, प्रिज्म तैयार।
अच्छा दूसरी चीज क्या बता रहे हैं हम, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म आप इसको बोलते हो, मान लो ये एंगल इस टाइम के लिए जस्ट सपोज दैट दिस इज 30 डिग्री, और मान लो ये एंगल है इस टाइम जस्ट सपोज दैट दिस इज 80 डिग्री। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, अगर लाइट इस सरफेस से घुसी ऐसे गई ऐसे निकल गई, केस नंबर 1। अच्छा, और मान लो लाइट यहां से घुसी ऐसे गई ऐसे निकल गई, केस नंबर 2। सुनते जाओ, दोनों केस में एंगल ऑफ प्रिज्म अलग अलग है, आपको भी फील हो गया। इस केस के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है 30, और यहां के लिए 80। भाई इस सिचुएशन को आप सोचो, इसको ऐसे घुमा के इमेजिन करो, तो इस सरफेस से घुस के यहां से निकल रही है, तो ये एंगल ये वाला हो जाएगा, समझ गए। तो एंगल ऑफ प्रिज्म डिपेंड करेगा कौन सा लेना है, डिपेंड करेगा कि लाइट कैसे जा रही है। अगर केस 1 को देखें तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और अगर केस 2 को देखें हम तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 80 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें? अरे यार हलवी सी बात है, समझ में आ गई। हलवी मतलब हलवा, मतलब आसान, मतलब मीठा। हाँ, अरे ये ऐसे इंक्लाइंड है ये। अब इसको ऐसे घुमा के देख लो, लाइट एक सरफेस से गई दूसरे से निकली, तो ये क्या बन गया एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी लाइट यहां से घुस के यहां से निकलती तो ये बन जाता एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये बेसिक सी बातें थी। अब आ जाओ थोड़ा रिलेशन वगैरह की बात करते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन सुना होगा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या क्या होता है। इसको मिटा दें, इसमें कोई खास बात थी नहीं। ये वाला क्लियर हो गया है ना, कटक कटक इधर से लाइट गई इधर से निकली, बिहेव एज प्रिज्म। और अगर ऐसे जाके ट्रैवल करके सामने वाले फेस से निकले तो स्लैब, यहां से घुस के यहां से घुस के यहां से निकले तो स्लैब, यहां से घुस के यहां से निकल जाए तो प्रिज्म। चलो आओ टॉपिक्स कुछ पढ़ते हैं बढ़िया हम लोग कि एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब क्या क्या होता है प्रिज्म के केस में। फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे बढ़िया, आसान टॉपिक है, टेंशन नहीं लेना, समझते जाना, मजा आएगा धीरे धीरे। तो थोड़ी सी हम कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा प्रिज्म बनाते हैं पहले, आ जाओ ऐसे बना लेते हैं, टीयू टीयू टीयू। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ये क्या चीज है, नाम लिख लेते हैं प्रिज्म। बाहर मीडियम, इधर भी एयर और इधर भी एयर। चलो अब इधर से हम एक इंसिडेंट रे लेके आते हैं, तो हम एक इंसिडेंट रे लेके आए, ऐसे मारा हमने धड़ाक से इंसिडेंट रे। अब आपको पता है मीडियम चेंज हो रहा है तो सरफेस पे क्या बनेगा नॉर्मल, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है, नॉर्मल बनाना है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे क्या बन गया, एक नॉर्मल बन गया। ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। भाई एयर कंपैरिजन में हर मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता है, हर मीडियम एयर कंपैरिजन में हर कोई डेंसर। When light goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal। देखो मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट ऐसे निकल जाती मैं चली, बट मीडियम चेंज होने से रेयर से डेंसर आने में इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे जाना चाहिए थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, मान लेते हैं थोड़ा ऐसे चल गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। अच्छा, अब देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, तो ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने लिखा आर, और आर ना लिख के हम यहाँ पे R1 लिखते हैं, आर ना लिख के R1 लिखते हैं, अभी समझाएंगे। चलो अब ये लाइट आके यहाँ पे टकराई, फिर से मीडियम चेंज, प्रिज्म से एयर में जाना है, तो इस सरफेस पे फिर क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो यहाँ पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बन गया एक और नॉर्मल। अब ये नॉर्मल, ये इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, पर इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह बोल देते हैं R2। इधर बोला R1, इधर बोला R2। ठीक है, अब ये रे यहाँ पे लड़ी, कहां से कहां जा रही, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर ऐसे जानी चाहिए थी, और डेंसर से रेयर जा रही, नॉर्मल से अवे मान लो ऐसे बेंड हो गई, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये नाम चेंज कर दिया, एंगल ऑफ इमर्जेंस की, किस एंगल से बाहर निकल रही, इमर्ज कर रही है, और इसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह R2 बोल दिया, R1 R2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाली रे को हम थोड़ा आगे प्रोड्यूस करते हैं, नॉर्मल को, इधर के नॉर्मल को भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, अभी यूज करेंगे इसको। अब बात करते हैं सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन की, एंगल ऑफ डेविएशन। इस पे आपको सवाल भी करना है, प्रिज्म में इसके सवाल जरूर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिंबल है डेल, एंगल ऑफ डेविएशन।
एंगल ऑफ डेविएशन ये बोलता है कि लाइट कितना डेविएट हुई, अपने रास्ते से कितना भटक गई। लाइट ऐसे जाना चाहती थी, फाइनली ऐसे चली गई। प्रिज्म एक डिवाइस है, डिवाइस। इस डिवाइस ने लाइट को डेविएट कर दिया। लाइट ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे तो कितना डेविएट हुई, यहां से यहां, यानी ये जाना चाहती थी और ये चली गई। हम इसको जोड़ देते हैं ऐसे। तो लाइट का ओरिजिनल रास्ता ये था, पहुंच गई ऐसे, यानी इस रास्ते से इस रास्ते तक लाइट मुड़ गई। सोचो ना, ये प्रिज्म एक डिवाइस है, इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए, छुपा लिया। हाँ, लाइट ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे जाना चाहती थी और ऐसे चली गई, यानी लाइट इस रास्ते से इतना डेविएट हो गई। यानी ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं डेल एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो समझ में आया? लाइट ऐसे जाना चाहती थी और फाइनली ऐसे निकल गई, तो ये बन गया एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म ने यही तो किया, लाइट को डेविएट कर दिया, एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें इसका कैलकुलेशन पढ़ना है। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो बच्चों, ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल भी आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आई है तो ये आई होगा, ये और ये एंगल सेम होंगे। अच्छा, ये आई, ये पूरा आई, उसमें से r1 निकल गया तो ये बचा हुआ i माइनस r1, i माइनस, बोलो समझ में आया? ये i, ये भी i में से r1 निकाल दो, i माइनस r1, ये पूरा i के बराबर होना चाहिए। उसी तरह से इस तरफ ये e, तो ये भी e, उसमें से r2 चला गया तो ये कितना हो गया, e माइनस r2। ये e, तो ये भी कितना होगा, e, पूरा एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, उसमें से r2 निकाल दो e में से, तो ये कितना हुआ, e माइनस r2 और r2 दोनों जोड़ो, e बन रहा। अच्छा, अब ये ट्रायंगल देखो, ये बना, इस ट्रायंगल का डेल देखो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। का बोले सर, का कुछ समझ नहीं, ऐसे बना लो, ये एंगल डेल है, ये है i माइनस r1 और ये है e माइनस r2। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अंदर, अपोजिट मतलब इसके अपोजिट, यानी यहां से हम बोल सकते हैं डेल इज इक्वल्स टू i माइनस r1 प्लस e माइनस r2। कई बार इसको किताब में i2 भी लिखा रहता है, इसको i1 इसको i2 लिख देते हैं वो, ठीक है। जो कोई मतलब नहीं है कि कौन सा इंसिडेंस कौन सा इमरजेंस, क्या पता लाइट को आप इधर से भेज रहे होते हैं तब ये इंसिडेंस और ये इमरजेंस हो जाता, तो कई बार किताब में i1 i2 लिख देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। हाँ, मतलब लाइट को यहां से अगर हम पलट कर भेज दें 180 डिग्री, लाइट को यहां से हम 180 डिग्री से घुमा के, ऐसे नाक इसकी दबा के, इसे नाक घुमा के तुम्हारे जैसे ऐसे घुमा के ऐसे भेज दें तो पूरा सेम रास्ता लेके लाइट वापस जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो आई और ई में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे। खैर, तो यहां से आप लिख सकते हैं डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस r1 प्लस r2। इसको बचा के अपने पास रखो। डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, कि इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती थी और फाइनली इमरजेंट रे ऐसे गई। चाहो तो लेवलिंग कर लो, इमरजेंट रे, बड़े क्लास में आ गए तो इसके कोई नंबर तो मिलेंगे नहीं। इंसिडेंट रे, पता नहीं सर कैसे आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला, छोटे थे खुश थे। तो इंसिडेंट रे से इमरजेंट रे इतना डेविएट हुई, तो एंगल ऑफ डेविएशन मैंने कहा कितना होगा, ये आई, इसमें से r1 निकाल दिया, i माइनस r1, e r2 निकाला, e माइनस r2। मजा आने वाला है, जिसको ये सब आता है आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चंस करो, बहुत मजा आएगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डेल निकला या खैर। अच्छा, अब एक बात सुनो जरा, ये ट्रायंगल देखो छोटा वाला, ये छोटा ट्रायंगल, ये r1 ये r2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा 180 माइनस r1 प्लस r2। पूरा सही होगा भाई, एक r1 है एक r2 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 माइनस, तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो r1 r2 ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस r1 प्लस r2। अच्छा, अब जरा बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल देखो, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल देखो, यहां बना देते हैं, कहो तो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये क्वाड्रिलेटरल, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो कि इस सरफेस पे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा भाई, ये पूरा एंगल 90 होगा कि नहीं। नॉर्मल सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, ये पूरा एंगल 90 होगा, इस तरह से ये एंगल भी 90 होगा। नॉर्मल सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। अरे भैया, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये एंगल कितना है नीचे वाला, ये है 180 माइनस r1 प्लस r2। ये पूरा देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री,
सारी पुरानी वाली मैथ्स 9th क्लास की। a प्लस 90 प्लस इधर से भी 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2, ये सब मिला के होंगे 360 डिग्री के बराबर। 90 90 180 180 180 360 360 उधर जाके माइनस हुआ 0 हो गया। a इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक, a 90 90 180 माइनस R1 प्लस, ये कैसे आया समझ में आया? इस ट्रायंगल से R1 R2 तो 180 माइनस R1 प्लस R2, इन चारों का सम हो जाएगा 360। a प्लस 90 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2, 90 90 180 180 180 360 360 360 कट गया। a इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यानी यहां पे R1 प्लस R2 की जगह आप a रख सकते हो। डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस a। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। बट सबसे बेस्ट तरीका होता है रे डायग्राम। बिना रे डायग्राम की कोशिश मत करना निकालने की। चलो नोट करो, रिलेशन पता चल गया आपको। डेल का फॉर्मूला I प्लस E माइनस a। अच्छा, E की जगह I2 भी लिख सकते हैं, I1 और I2 मैंने समझा दिया कि इधर से इंसिडेंस हो तो ये इमरजेंस बन जाएगा, इधर से इंसिडेंस तो ये इमरजेंस। जैसे मान लो ये 30 डिग्री है, ये मान लो 45 डिग्री है, यानी 30 डिग्री पे लाइट डाल रहे हैं तो 45 पे निकल रही है। इसी का उल्टा भी हो सकता है कि लाइट ऐसे जा रही होती तो 45 पे जाएगी तो 30 पे निकलती, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। तो I1 I2 भी लिखा हो सकता है। नोट करें फिर सवाल कराते हैं। छाप लिया? तन्हा अकेली रात में मैं आपको फिजिक्स में प्रिज्म पढ़ाता हुआ। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। मिटा जाए इसको। चलिए, कुछ लोग इस रात में किसी की यादों में आंसू भी बहा रहे होंगे और वो कमबख्त उन आंसुओं से भरी बाल्टियों से नहा रहे होंगे, जिसके लिए तुम आंसू बहा रहे हो। वो मस्त कहीं बढ़िया जिंदगी जी रहा है ना? आ जाओ, तो सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1, मान लो यहां पे हमारे पास एक इक्विलैटरल प्रिज्म है। मान लो हमारे पास एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, ठीक है, इसके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे और इस प्रिज्म मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। एंगल ऑफ प्रिज्म तो चल रही है, एक इंसिडेंट रे आई यहां पे ऐसे और यहां पे नॉर्मल भी मैं बना दे रहा हूं, ये रहा नॉर्मल, और ये एंगल बोला है 60 डिग्री। आपसे कहा है फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। पॉज करके ट्राई कर ले। बाहर एयर है, बाहर एयर, इधर भी एयर, इधर भी एयर। जब भी भूल जाओ बाहर का मीडियम बताना, अपने आप एयर समझ लेना पूरी रे ऑप्टिक्स के दौरान। चलो पॉज करके ट्राई करो। हो गया? करें हम, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार। चलो थोड़ा सा इसमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ क्यों? यहां से अंदर लाइट जाएगी तो हमें पता करना हो, देखो रेयर से डेंसर जा रही तो ऐसे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल हो गया हमारा R1, तो R1 निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा स्नेल्स लॉ इस सरफेस पे। इसको हम बोल देते हैं चलो फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या लिखोगे? इधर का म्यू इनटू इसका साइन, इधर का म्यू इनटू इसका साइन। तो म्यू ऑफ एयर इनटू sin 60 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू sin R1। बोलो सही? म्यू इधर का इनटू इसका साइन, म्यू इधर का इनटू इसका साइन। सबको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 इनटू sin 60 हो गया √3/2। म्यू ऑफ प्रिज्म दे रखा है √3 इनटू sin R1। यहां से ये मर गया, ये हो गया 1/2। तो sin R1 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी R1 कितना हो गया? 30 डिग्री। sin थीटा हाफ है यानी थीटा 30 डिग्री। तो ये आपको पहला वाला एंगल मिल गया, ये आपका 30 डिग्री है R1 जिसको आप बोल रहे हैं। फिर लाइट यहां पे आके लड़ी, यहां पे फिर आप क्या बनाओगे? नॉर्मल बनाओगे। ये एंगल क्या कहलाएगा? R2 कहलाएगा। अब R2 कैसे निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले यार, कैसे पता चलेगा? अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। लगा दो। ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, इसके तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, कोई टेंशन नहीं। यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो 60। R1 कितना है? 30। तो डेफिनेटली R2 भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। चलो ये भी आपको मिल गया।
30 डिग्री आपका R2 भी हो गया। अब यहाँ से लाइट बाहर जाएगी ऐसे, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे लगेगा, कैसे निकलेगा, यहाँ पे फिर लगा दो स्नेल्स लॉ सेकंड सरफेस पे, स्नेल्स लॉ, लाइट यहाँ से यहाँ जा रही, इसका म्यू इनटू ये साइन, इसका म्यू इनटू ये साइन, अंदर का म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये R1 ये R2, इसको मिटा देता हूं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक। हाँ तो म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू इसका साइन, म्यू ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ E। तो म्यू ऑफ प्रिज्म दिया है √3, sin 30 इज 1/2, म्यू ऑफ एयर इज 1, sin E हमको नहीं पता, तो sin E इज इक्वल्स टू √3/2, सबको पता है जग जाहिर वैल्यू है, E इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। चलो सब तो मिल गया आपको, एंगल ऑफ इमर्जेंस 60 डिग्री। लास्ट में पूछा है क्या, E तो मिल गया 60 डिग्री। लास्ट में पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन का अपने पास सेट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। तो डेल इज इक्वल्स टू I कितना है 60, ये तो I है, E कितना है 60, तो 60 प्लस 60 और A भी कितना है 60 ही है 60, तो 60 कैंसिल, एंगल ऑफ डेविएशन भी 60 डिग्री। बड़ा बढ़िया सवाल था, सब कुछ 60 60 60 आ गया इत्तेफाक से। चले दूसरे सवाल की तरफ, करने का तरीका समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगाओ, एंगल थोड़ा चेक करते रहना, अभी बढ़िया सवाल आएंगे बीच में। चले दूसरे सवाल की तरफ, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ओके। इस रात में जब आप प्रिज्म पढ़ रहे हो, उस रात में कोई सो रहा है, ख्वाब देख रहा है, किसके ख्वाब, प्यार के ख्वाब देख रहा है, और एक हम कमबख्त हैं, ना नींद आ रही ना ख्वाब आ रहे, अपने ख्वाब बड़े हैं, अपने को करना है कुछ बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ, धुआं धुआं कर देंगे इसको, आ जाओ भाई साहब। ये एक बढ़िया सा प्रिज्म, हाय हाय हाय, ये एक हमारे पास प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 75 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री, ठीक है। और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को दे रखा है √2, और ये इंसिडेंटली आके यहाँ पे लड़ी और ये बना नॉर्मल, और ये एंगल अपने को बोला है 45 डिग्री। फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, खुद से करो, बाहर एयर है, जब भी बाहर हम बताना भूल जाए अपने आप एयर समझ लें, ये वाला पूरा अपने आप करके दिखाइए, सेम मेथड से होगा, ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, हो गया क्या, हो गया क्या, पॉज करके भाई, चलो करके दिखाएं। चलो सबसे पहले फर्स्ट सरफेस क्या लगाओगे, फर्स्ट सरफेस पे आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, फर्स्ट सरफेस पे लाइट ऐसे आई है, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी ऐसे, तो म्यू ऑफ एयर इनटू sin 45 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू sin R1, इसको R1 बोल देंगे। म्यू ऑफ एयर हो गया 1, sin 45 1/√2, म्यू ऑफ प्रिज्म दे रखा है √2 इनटू sin R1, ये तो नहीं पता, sin R1 इज इक्वल्स टू 1/√2, क्या बन जाएगा 1/2, √2 नीचे है, √2 यानी R1 की वैल्यू फिर से कितनी आ रही 30 डिग्री, तो R1 आपको मिल गया, ये कितना है 30 डिग्री। फिर यहाँ पे लाइट रेडी नॉर्मल बनाया, ये क्या बना R2। अब R2 कैसे निकलेगा, आपको पता है A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, A की वैल्यू इस बार 75 डिग्री दे रखी है, R1 हो गया 30, R2 नहीं पता, यहाँ से R2 की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ से लाइट बाहर इमर्ज करेगी, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो हमें ये निकालना है। यहाँ पे आप सेकंड सरफेस पे क्या लगा दोगे, स्नेल्स लॉ, इसका म्यू इनटू इसका साइन, इसका म्यू इनटू इसका साइन, तो म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू sin 45 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एयर इनटू sin E, म्यू ऑफ प्रिज्म √2, sin 45 1/√2, म्यू ऑफ एयर 1, sin E, √2 कैंसिल, sin E इज इक्वल्स टू 1, यानी E की वैल्यू आई 90 डिग्री, ओए होए होए 90 डिग्री, ये एंगल पूरा 90 हो जाएगा, या 90 हो जाएगा तो लाइट इसी सरफेस से तो निकलेगी, क्योंकि ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर है
भाई एंगल किससे, नॉर्मल से बन रहा है ना, एंगल किससे, नॉर्मल, ये नॉर्मल, नॉर्मल से कितना एंगल है 90, तो नॉर्मल से एंगल 90 इसी सरफेस पे तो आएगा, सरफेस के ही तो नॉर्मल बना था, लाइट ऐसे निकल जाएगी लास्ट में। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री। कई लोग को याद आ गया होगा ग्रेजिंग इमर्जेंस का केस है, याद आया क्या? देखो लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेफिनेटली ये क्रिटिकल एंगल है, इन दोनों मीडियम का ये क्रिटिकल, तभी तो ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है। एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री, भाई इससे 90 में यही सरफेस ही तो है, डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल है, चेक कर लो चाहो तो। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद है, sin c इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू लगाते हैं, 1 बाई म्यू अगर एक मीडियम एयर हो तो बस इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो sin c इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू कितना है √2, यानी c कितना आएगा देखो ना 45 डिग्री। और क्रिटिकल एंगल पे अगर लाइट डालो तो क्या होता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस, तो ग्रेजिंग इमर्जेंस का केस बना, हो गए हम लोग इसी में। वापस आते हैं टॉपिक पे, खैर यहाँ सब नहीं पूछा हमसे, इन शॉर्ट ई की वैल्यू 90 आई है, हम बात इसी पे खत्म करते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री। चलो अब एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन के पास लिए भी अपने पास फॉर्मूला है, डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, डेल इज इक्वल्स टू आई कितना है 45, ई कितना है 90, ए कितना है 75, खत्म। 90 में से 75 माइनस कर लो, कितना बचा 15, 15 और 45 60 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन इज 60 डिग्री। आ गया समझ में? कैसा भी हो सकता है केस, देखना पड़ेगा, जरूर थोड़ी ना ऐसे निकले, ऊपर भी जा सकता है। कंसेप्ट अगर पता है एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बहुत छोटा हो, सुन लो एक एक बात में इंपॉर्टेंस है, सारे सालों का एक्सपीरियंस है, कई क्वेश्चंस हम लोग करते रहते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट हो पाते हैं, जो एकदम सीरीज में होते हैं वो आ पाते हैं। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा होगा ना 10 डिग्री 12 डिग्री 15 डिग्री, तो इमर्जेंस एंगल ऊपर भी जा सकता है, ये एंगल इधर ऊपर भी जा सकता है, नॉर्मल ऐसे बनने की जगह ऐसे बनने लगेगा। अरे यार मान लो एक प्रिज्म ऐसा होता, सुन लो, मान लो एक प्रिज्म ऐसा होता, बात जो कह रहे हैं ये करीब करीब सीधी लाइन है, तो अच्छा ये लाइन इसका नॉर्मल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। अब अगर हम प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा कर दें तो ये दोनों लाइन सीधी सीधी दिखने लगेंगी, तो नॉर्मल ऐसा नहीं बनने लगेगा, तो आप यहाँ पे लगा के ऐसे निकालोगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो डिपेंड करता है प्रिज्म का एंगल कितना है। खैर अभी इसको करें, हो गया ये। अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है, तैयार रहना अगले सवाल के लिए, उसमें कुछ बढ़िया चीज होने वाली है, दिखाएं? चलो दिखाते हैं, इसको नोट कर लिया, आ जाओ अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। एंगल ऑफ प्रिज्म 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, इस पे हमने ये बनाया नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको दे रखा है 60 डिग्री, हमसे पूछा है फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये कर लो, फिर एंगल ऑफ डेविएशन डिटेल में पढ़ाते हैं कि क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, बहुत बढ़िया टॉपिक है वो भी, पहले इतना कर लो, फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ट्राई करो, बहुत बढ़िया सवाल है, बाहर फिर से क्या है मीडियम एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ट्राई करो पॉज करके, बहुत बढ़िया सवाल है। हो गया, पॉज करके एंगल ऑफ इमर्जेंस निकल आया, चलो हम करें। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे आप क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ लगाओगे, आ जाओ। तो फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्या होगा, म्यू ऑफ एयर इनटू sin 60 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू sin r1, अंदर जो r1 बनेगा, ठीक है। म्यू ऑफ एयर कितना है 1, sin 60 √3/2, म्यू ऑफ प्रिज्म कितना है √3, sin r हमको नहीं पता, √3 कैंसिल, sin r1 की वैल्यू 1/2, बहुत बढ़िया, r1 कितना आ गया, बढ़िया 30 डिग्री। तो यहां से रे ऑफ लाइट बेंड होगी, ऐसे जाके लड़ेगी, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बोलो सही बोल रहे हैं, बोलो भाई, बोलते ही नहीं हो सर, बोल तो रहे हैं, लैपटॉप पकड़ के पकड़ते हैं, बोल तो रहे हैं, सुनते कहां।
तो R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री और लाइट ऐसे चली जाएगी, और ये गलत है। ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री सरफेस और नॉर्मल के बीच में, ये 30 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये एक ट्रायंगल है, ये 120 और 60 कितना हो गया 180, तो ये क्या 0 डिग्री है? ये क्या हुआ? ई का हुआ सर, ई कैसे होगा सर? ये तो सही किए थे हम फर्स्ट सरफेस पे, इससे लगा कि इसको ऐसे बेंड कर दिए, स्नेल्स लॉ भी सही लगाया है, म्यू है इनटू sin 60 म्यू p इनटू sin r1, sin की वैल्यू भी सही है। सर हम सही भी हैं सर, हमें प्यार भी नहीं हुआ, डिसीजन हमारे सही होते हैं, अभी भी हुआ क्या सर? ये खाना भी ठीक आया था ये हमने r1 30 बना के ऐसे ले गए भाई, फिर से मिटा दे, कुछ मिटा दे, कुछ नया हो जाएगा, कुछ नया नहीं होगा, वही होगा ये। छी छी छी, हाँ ये नॉर्मल, ये आप ले गए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये कितना आया 30 डिग्री, ये पूरा कितना है 90 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये ट्रायंगल 120 60, ये अरे ये 0 डिग्री। हाँ असल में जरूरी थोड़ी ना है कि रे जाके सामने वाले सरफेस पे टकराए, पॉसिबल ही नहीं है कि सामने वाले सरफेस पे रे टकराए, इस केस में नहीं पॉसिबल है। मैंने कहा था केस वाइज चलना, मैंने पहले ही कहा था डायग्राम बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बात सही है आपकी, R1 30 एकदम सही आया, वहां से स्नेल्स लॉ एकदम सही है, ये रे ऐसे जाएगी, ये रे यहां से ऐसे आके सरफेस पे लड़ जाएगी बेस के नीचे। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, अब कोई दिक्कत नहीं, अब एकदम सही है। देखो अब समझ में भी आ रहा है ना, अदरवाइज ये रहेगा ऐसे जाके यहां भी लड़ती तो भी 0 डिग्री नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं था, ये आके यहां लड़ गया। अच्छा सर यहाँ पे एंगल कितना होगा वो निकाल लेते हैं, यहाँ के यहाँ पे लड़ा, यहाँ पे बनाओ खींचो नॉर्मल। अच्छा ये ट्रायंगल देखो जरा पूरा, ये 30 डिग्री, ये कितना एंगल होगा 90 होगा, ये 90 और 30 120, 120 और 30 150, ये बचा हुआ 30, ये पूरा एंगल कितना है 90, ये 30 तो ये 60, तो इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। क्लियर भाई, सरफेस से नॉर्मल 90 90 30 120 150, बचेगा कितना 30 इस टाइम में, ये पूरा 90 डिग्री, ये 30 तो ये 60, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको इतना समझ में आ गया, यानी इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री। अब ये सेकंड सरफेस ये वाला इस बार बन गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप क्या लगाओगे स्नेल्स लॉ लगाओगे, लगाओ, अभी फिर कुछ होने वाला है नया, बढ़िया सवाल है, फिर कुछ नहीं होगा, लगाओ स्नेल्स लॉ, यहाँ तक सही कर दिया हमने, आपने भी शायद किया हो, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ। अब क्या होगा, क्या करोगे, इसका म्यू इनटू इसका साइन, बाहर क्या है बाहर तो ये इसका म्यू इनटू बाहर जो भी एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, तो म्यू ऑफ अंदर क्या है प्रिज्म, म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू sin 60, तो भाई यहाँ पे आके इंसिडेंट एंगल है कि नहीं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाना चाह रही है, स्नेल्स लॉ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एयर इनटू sin E बोल दें, R1 R2 तो यहाँ ये R1 या R2 समझ लो, और क्या लाइट बाहर निकलना चाहती है, अभी कुछ होने वाला है। म्यू ऑफ प्रिज्म कितना है, यहाँ से मान लो बाहर निकली √3 sin 60 कितना होता है बच्चों √3/2, सही बोल रहे हैं एकदम, कुछ गलत करें क्या, यहाँ से यहाँ बाहर आएगी, इस सरफेस पे क्या लगाएंगे स्नेल्स लॉ लगा दिया, म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू sin 60, म्यू ऑफ एयर इनटू sin E, म्यू ऑफ एयर 1 इनटू sin √3 3/2 इज इक्वल्स टू sin, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, sin थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, होता है क्या ऐसा सर? आज रात कुछ भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, 3/2 आ रही है sin थीटा की वैल्यू, √3/2 आती है 60 डिग्री की, 1/2 आती है, ये क्या है 1.5, ये गलत है, रे यहां से बाहर ही नहीं आएगी, TIR होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सबूत है इस बात का कि आपका जो साइन एंगल ऑफ इमर्जेंस आ रहा है वो बहुत बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पता चला एग्जाम में लिखा है कई बच्चे E is equals to sin inverse 3/2, ऐसा घोर अपराध मत करना, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है, इसका क्रिटिकल एंगल निकाल के जरा देखो, क्रिटिकल एंगल कितना होगा sin C is equals to 1/μ, यानी 1/√3, इसका तो हमको वैल्यू भी नहीं पता, कोई बात नहीं, इस एंगल का साइन निकाल लो, ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा है, sin 60 इज इक्वल्स टू √3/2, ये इससे बड़ा दिख रहा है,
यानी साइन 60 साइन सी से बड़ा है। साइन फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, मतलब विथ थीटा साइन बढ़ता जाता है, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 91 बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप सिंपली कह सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन 60 इज ग्रेटर देन साइन सी, प्रूफ दे रहा है। और साइन क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए 60 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। जब भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो क्या होता है, TIR। दोनों तरह से समझाती है, ऐसे समझ लो। साइन ए की वैल्यू ज्यादा आ रही है 1 से, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, दूसरा फिनोमेना क्या बचा, TIR। तो यहाँ से TIR होगा, लाइट पलट कर ऐसे चली गई, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, TIR का फिनोमेना होगा। फिर लाइट जाके यहाँ पे लड़ी, इस सरफेस पे आप फिर क्या बनाओगे, नॉर्मल। सरफेस पे आपने फिर से ऐसे क्यों बनाया सर नॉर्मल, चलो सब चीज का आंसर, ये 30 है, ये 60 है, ये कितना होगा 30, ये 30 30 60, ये पूरा 120, डेफिनेटली नॉर्मल इसी को तो काटेगा, तभी तो 90 डिग्री उठाएगा इसमें से। ये बचा हुआ 90 हो गया, ये 30 हो जाएगा, समझ में आया। ये नॉर्मल बनाया, ये कितना हो जाएगा 30, और ये एंगल कितना होगा नॉर्मल के साथ 90, पूरा देखो 120। यहाँ पे अब फिर से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, प्रिज्म से एयर में जा रही है, तो एक थर्ड जगह आ गई। यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। लाइट प्रिज्म से एयर में जाना चाह रही है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ कहीं एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। भाई यही तो हो गया ना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। सो म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू sin 30 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एयर इनटू sin इमर्जेंस। अब इमर्ज करेगी असल में, म्यू ऑफ प्रिज्म कितना है √3 sin 30 1/2, म्यू ऑफ एयर इज 1 into sin e। अब देखो वैलिड आंसर आ रहा है, sin e की वैल्यू √3/2, हाँ ये समझ में आता है। ये कितना होगा 60 डिग्री, तो यहाँ से लाइट 60 डिग्री के एंगल पे भाग जाएगी। मजा आया। पहली बात तो ये समझ में आ गई हो आपको, लाइट सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि सीधे जाने पे 0 डिग्री ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं था, तो लाइट को नीचे लाया। फिर आप देखा 60 डिग्री, वैसे भी 60 डिग्री बहुत बड़ी वैल्यू है। डेंसर मीडियम में 45 के आसपास जहां दिखे वहां चेक कर लो कि कहीं TIR ना हो। रेयर में दिक्कत नहीं, यहाँ क्यों नहीं किया, अरे रेयर से डेंसर में कहां TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेंसर से रेयर, तो यहाँ चेक करना जरूरी था। तो यहाँ पर हमने देखा है स्नेल्स लॉ लगा कि वो यार कुछ अलग ही आ रहा था, तो हम समझ गए TIR। या ऐसे देख लो आप, sin c 1/3 1/√3, sin 60 यानी sin इसका √3/2, ये इससे बड़ा यानी 60, क्रिटिकल एंगल से बड़ा TIR। नोट कर लें। इसके बाद बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की बढ़िया डिटेल में, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। नोट कर लिया, चले आगे। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी। तुमको लगता होगा कैसे गाना बना है, यहाँ एक मेरी बहन है जो दिन रात बाल नोचती है, हमारी लड़ाई होती है छोटी छोटी बात पे, कि बची हुई मैगी में से ज्यादा किसको मिलेगा, फूलों का तारों का। पता नहीं मेरी बहन कैसे चुड़ैल से निकल गई। आओ यहाँ पे फेसबुक पे तो शेयर करते हैं, माय स्वीट ब्रदर, घर पे देशू आ जाओ। तो हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच, सर आप भी अपनी बहन के साथ ऐसे लड़ते हो, ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। ठीक है, डेल किस पे डिपेंड करता है। मेरी कभी लड़ाई नहीं होती मेरी बहन से, कभी हमने एक दूसरे को कभी स्टील का ग्लास और फेंक के कभी नहीं मारा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कुछ। फैक्टर्स ऑफ व्हिच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, डेल डिपेंड्स। घर तोड़वा दोगे तुम लोग तो। हाँ, पहला तो पहले तो ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। पहले तो हम ऐसे ही बता रहे हैं फैक्टर्स, वो ज्यादा यूज के नहीं, लास्ट में बताएंगे मेन, है ना, विलेन हमेशा लास्ट में आता है ना, पहले छोटे छोटे, है ना। तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, RI ऑफ प्रिज्म। तो अगर प्रिज्म का म्यू ऑफ प्रिज्म अगर आप इंक्रीज करोगे तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करता है। दूसरी बात एंगल ऑफ प्रिज्म, ये सब एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हैं, ठीक है,
एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करता है। फॉर्मूले से देखोगे तो लगेगा डिक्रीज करता है। डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। इसको चेक करो तो लगता है कि ए को बढ़ाने पे डेल घटेगा। भाई ये वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें से ये माइनस माइनस जो चीज हो रही है वो चीज बढ़ रही है तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी ना। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो इसकी कंप्लीट वैल्यू मान लो 60, इसमें से 30 माइनस किया कितना आया 30 आया। अभी भी ये 60 है, मान लो इसमें से 50 माइनस किया तो कितना आया ये 10 आया। तो ऐसा लग रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जा रहा है ए के बढ़ने पे। बट यार एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि आई और ए की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। भाई ए के ऊपर ही तो ए की वैल्यू डिपेंड कर रही है। ए से निकलता है R2, फिर R2 से निकलता है E, समझे? है ना? फॉर्मूले देखने में क्या लग रहा है आपको? फॉर्मूले देखने में लग रहा है कि जैसे जैसे ए को बढ़ाएंगे बड़ी चीज माइनस होगी, ए छोटा हो जाएगा। बट ए से निकलेगा R2, R2 से निकलेगा E, तो E भी चेंज होगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करता है। तीसरा पॉइंट है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जितनी बड़ी होती है एंगल ऑफ डेविएशन उतना छोटा होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम ले लें विबग्योर को, आपको इतना पता ही होगा कि विबग्योर में इस तरफ चलने पे वेवलेंथ इंक्रीज करती है, तो डेफिनेटली इस तरफ चलने पे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करेगा। यानी एंगल ऑफ डेविएशन रेड का सबसे कम होता है, वायलेट का सबसे ज्यादा। डेल ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डेल ऑफ रेड। इसको ऐसे याद रखना, वायलेट डेविएट्स मोस्ट, रेड डेविएट्स लीस्ट। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा याद रखना है। विबग्योर में जब इस तरफ चलोगे वायलेट से रेड की तरफ तो वेवलेंथ बढ़ रही होती है ना। इसकी 3600 के आसपास, इसकी 8000 के आसपास, 7800 के आसपास, 3600 7800, ठीक है। तो ये एंड है। तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते वेवलेंथ बढ़ रही है और एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज कर रहा है। यानी अगर हम वायलेट कलर की लाइट लाएं तो बहुत ज्यादा डेविएट होगी, और रेड कलर की लाइट लाएं तो वो कम डेविएट होगी। तो ये सारे तो फैक्टर्स थे। अब असली राजा ये आया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके लिए अब हम बोर्ड मिटा के फिर से लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पे डिपेंडेंस बड़ा अजीब सा है। देखा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन और घटता है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है घटते घटते घटते, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगता है। ग्राफ बना के समझाते हैं। इसको बढ़ाया डेविएशन कम हुआ, और बढ़ाया डेविएशन और कम, फिर डेविएशन मिनिमम हो चुका है, फिर और बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेविएशन बढ़ने लगा, और बढ़ाया अब डेविएशन बढ़ने लगेगा। नोट कर ले इतनी चीजें, फिर आते हैं मेन फैक्टर, ये इसी को पढ़ना है। नोट कर लिया, पॉज करके छाप ले, छाप लिया छाप लिया छाप लिया, बहुत बढ़िया। तो चौथा फैक्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो इसका डिपेंडेंस है वो हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। एक प्यारा सा ग्राफ बनाएंगे हम आपके लिए, खूबसूरत सा ग्राफ, छी खूबसूरत सा ग्राफ। यहां हम एंगल ऑफ डेविएशन लेंगे, यहां पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, और ग्राफ कुछ ऐसा बना। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, घटते 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 एक जगह पे आके मिनिमम हुआ। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जा रहा है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। फिर से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ाने पहले ये घटा, मिनिमम पे पहुंचा, फिर ये बढ़ने लगा। ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ये याद रखना, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ डेविएशन घटा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हुआ, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता गया। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखो। दिखाई पड़ रहा है? बोर्ड भी नया है, मार्कर भी नया है, कुछ छोटा लिखा है इससे मेरे ख्याल से। ये तो बहुत ही छोटा लिख रहे हैं सर आप, पूरा लेक्चर खराब कर दिया। छी आपको फील हो रहा है? कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है तो इंपॉर्टेंट नोट्स पहला नोट पकड़ो, पहला नोट पकड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
del tends to del minimum for only one angle of incidence। क्या लिखे, क्या लिखे, थोड़ा इंग्लिश अच्छी करते हैं। क्या लिखना चाहते हैं हम? एंगल ऑफ डेविएशन is minimum for only one value of angle of incidence। किसी एक वैल्यू के लिए ही डेल मिनिमम होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब डेल मिनिमम को टेंड करेगा उस टाइम आई और ई बराबर होंगे। ये क्या है? ये क्या हुआ? देखो यहां मान लो हम प्रिज्म बनाए, यहां पे ध्यान से दिख रहा है जगह, यहां मान लो हम प्रिज्म बनाए, यहां से रे ऑफ लाइट लेके आए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो ये 30 डिग्री, जस्ट मान लो, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो 30 डिग्री के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। आराम से मुझे समझ में आ गया। एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, डेल इज मिनिमम फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसी एक वैल्यू के लिए ही मिनिमम है, दो तीन के लिए मिनिमम नहीं हो सकता। मान लो 30 डिग्री पे लाइट आई और हम कह देते हैं कि इस टाइम डेविएशन मिनिमम आ रहा है। मान लेते हैं कि 30 डिग्री पे डेविएशन मिनिमम है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तब हम मान लेते हैं कि डेविएशन मिनिमम है किसी एक पर्टिकुलर प्रिज्म का। मान लो अगर ये एंगल 45 डिग्री है, मान लो ये 45 डिग्री है इस समय, मान लो। अच्छा अगर लाइट को मेरे से पलट कर भेज दें, 180 डिग्री घुमा दें, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी घुमा, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45। और एंगल ऑफ डेविएशन तो अभी भी मिनिमम है इस पर्टिकुलर केस का। ये तो हमने मान ही लिया कि इस केस में जो डेल आ रहा है वो कैसा है। हमने पहले ही मान लिया कि इस केस का जो डेल आ रहा है वो कैसा है? मिनिमम है। अब अगर E45 है तो लाइट को पलट दो, इसी रास्ते पे लाइट को पलट दो, तो हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 के लिए भी डेल मिनिमम ही है, जो कि ग्राफ कहता है नहीं होता। ग्राफ में सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल मिनिमम दिखता है। ये ग्राफ ऐसे उड़ गया है, ऐसा नहीं है कि कई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल मिनिमम हो। अब बात समझे? ये ग्राफ आया और एक पॉइंट उड़ गया, एक ही पॉइंट है, सिर्फ एक ही एंगल है। E45 पे ऐसा नहीं हो सकता। E को भी इस टाइम कितना होना चाहिए? 30। अब सही है, चाहे इधर से देखो डेल मिनिमम, इधर से देखा मिनिमम। एग्जांपल लिया था, मान लो हम कह देते हैं कि I इज इक्वल टू लेट अस सपोज 25 डिग्री पे डेल मिनिमम है, हमने कह दिया, और आप कहते हो कि एंगल ऑफ इमर्जेंस इस टाइम 30 डिग्री है सपोज, तो हमने माना कि इस केस में डेल मिनिमम है। ठीक है, एक एंगल के लिए डेल मिनिमम हो सकता है, पर कोई बंदा इसी कहानी को इस तरफ से देखे, वो कहे हमारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30, और इस केस में आप बोल रहे हो कि डेल इस टाइम मिनिमम चल रहा है। भाई ये 30 लोग उधर 25 आ जाएगा, उधर 25 से इधर 30 आया, इधर 30 है, उधर 25, डेल मिनिमम। तो वो तो कहेगा भाई 30 पे भी डेल मिनिमम है, उसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं समझ में आ रहा शायद। मैंने कहा कि 25 डिग्री पे किसी ने कहा कि डेल मिनिमम, मैंने कहा ठीक है, और आप कह रहे हो कि इस टाइम E की वैल्यू 30 है, जो कि हो नहीं सकती, 25 ही होगी। ये हमने कह दिया I और E बराबर होंगे इस केस में। क्या मान लो E 30 हो गया तो क्या दिक्कत है? कोई बंदा इधर से देख रहा है, इस बंदे के लिए क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो कहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30, और डेल अभी भी क्या है? डेल मिनिमम। इधर से कोई बंदा देख रहा है, वो बोलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 25, और डेल अभी भी क्या है? डेल मिनिमम। तो यहाँ पे दो एंगल होते हैं, ये ग्राफ ऐसा सीधा लाइन चल रहा होता है, ऐसे होता है 25 में मिनिमम, 26 में मिनिमम, 28 में भी 30 तक हर के लिए मिनिमम, पर ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, जो कि ग्राफ बता रहा है, इसका हम कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे रहे, ग्राफ ये बात बोल रहा कि किसी एक पॉइंट के लिए ही डेल मिनिमम हुआ है।
अगर एक पॉइंट के लिए डेल मिनिमम हुआ है तो बच्चों इधर 25 रखने पे इधर भी ये कितना होना चाहिए 25, वरना मामला फंस जाएगा। इधर वाला बोलेगा 25 मिनिमम, इधर वाला कहेगा भैया 30। भाई इस बंदे के लिए ये इमरजेंस एंगल नहीं है, इस बंदे के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। वो कहेगा 30 डिग्री पे हमको डेल मिनिमम दिख रहा, वो कहेगा 25 पे डेल मिनिमम। ग्राफ ये चीज कहीं नहीं रहा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये भी कितना होगा 25। अब जितने लोग को नहीं आया वो रट लें कि इन कंडीशन ऑफ डेल मिनिमम, इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन I is equals to E, ऐसे ही पकड़ सकते हैं। क्लास 10 में ऐसे ही रटाया जाता था। आई होप कई लोग को बात समझ में आ गई होगी, जिनको नहीं आई बार रिपीट करके फिर से देखें, धीमे धीमे ये बात आपके दिमाग में सिंक करेगी। ग्राफ ये कह रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा सिर्फ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एक के लिए। अगर एक ही के लिए मिनिमम होगा, ये मान लो 30 डिग्री है, तो इस टाइम हमने क्या दिया डेल मिनिमम है। तो इधर से जो बंदा देख रहा उसने बोला कि 30 डिग्री रखने पे डेल मिनिमम आ रहा, और इस साइड से मान लो 45 डिग्री हो गया इस टाइम एंगल, तो इधर वाला क्या कहेगा कि 45 डिग्री पे भी डेल मिनिमम है, और ग्राफ में ऐसी चीज है ही नहीं। इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा 30। अब ये भी खुश, ये भी कहेगा हाँ कि 30 पे डेल मिनिमम। तो अंडर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन I is equals to E। ठीक है, अब बच्चों I E के बराबर होगा तो R1 R2 के बराबर होगा, ये भी समझ लो, ये तो बड़ी आसान सी बात है। जैसे मान लो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है मान लो, और ये मान लो यहाँ पे आपका आ रहा है 45 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है। तो भाई यहाँ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से प्रिज्म, अरे कुछ भी है 45 है 20 है हमें नहीं पता अभी, तो ऐसी बात है। ये एयर से कहाँ जा रही है, प्रिज्म से, प्रिज्म में। तो एयर से प्रिज्म में जाने में 30 का क्या बन गया 20, स्नेल्स लॉ लगाया होगा, म्यू ऑफ एयर इनटू sin 30, म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू sin r1। यहाँ भी क्या है भाई एयर, एयर में एंगल कितना है 30, तो 30 से प्रिज्म में जाने में फिर 20 ना बनेगा क्या, कैसी बात कर रहे हो भैया, यहाँ भी तो वही फॉर्मूला वही सब चीजें हैं। यहाँ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से प्रिज्म, एयर में एंगल 30 है तो यहाँ 20 आ रहा है, ऐसे एग्जांपल लिया। तो यहाँ 30 का भी तो यहाँ भी तो 20 ही आएगा, यानी अगर I E के बराबर है तो R1 R2 के बराबर होगा। एक बात तो आपको ये याद रखनी होगी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू I है और ये वैल्यू सपोज कर लो R है, ये वैल्यू भी कितनी है इस टाइम I, मिनिमम डेविएशन है, अरे E ना उसे बराबर है, तो म्यू ऑफ A into sin I is equals to म्यू ऑफ प्रिज्म into sin I। इधर से भी म्यू ऑफ A into I, म्यू ऑफ प्रिज्म, ये भी कितना हो जाएगा R, यानी R1 R2 भी इस टाइम बराबर रहेंगे, है ना भाई। 30 का 20 इधर बनेगा तो उधर भी तो बाहर से 30 का अंदर 20 बनेगा, पहली बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट अ पैराबोला। पैराबोला होता तो सिमेट्रिक होता, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये इस तरफ थोड़ा भाग रहा है, टिल्टेड है। This is this tilted towards right, राइट में ये थोड़ा सा टिल्ट होके रखा है, राइट साइड थोड़ा भाग रहा है। चौथी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, पहले आप इतनी इंफॉर्मेशन को पकड़ लो दिमाग में, फिर ये बात समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। क्या ये समझ में आया आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगता है। ये वाली कहानी समझ में आई कि एक बंदा इधर से देखा, उसने कहा 30 पे मिनिमम, इधर वाले का 45 पे मिनिमम, पॉसिबल नहीं है, एक ही पे हो सकता। तो उस टाइम I और E, भाई I और E अलग अलग चीज नहीं, एक ही, मैंने पहले ही बोला, कोई इधर से देख रहा उसके लिए I है, उधर से देख रहा उसके लिए I वो, तो एक ही I हो सकता है, यानी उस टाइम I और E बराबर होंगे। I बराबर तो R1 R2 बराबर। फिर मैंने बोला पैराबोला नहीं, फिर बोला टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फॉर ईच डेल एक्सेप्ट डेल मिनिमम देयर आर टू वैल्यूज ऑफ I। फील हर डेल की वैल्यू के लिए एक्सेप्ट डेल मिनिमम देयर आर टू वैल्यूज ऑफ I। मान लो हम डेल की वैल्यू ये चूज कर लें, डेल की इस वैल्यू के लिए I की, ध्यान से देखो, दो वैल्यू, इस डेल की वैल्यू के लिए I की एक वैल्यू ये है और I की एक वैल्यू
ये तो वो कंडीशन है जब आई और ई बराबर है। डेल की इस वैल्यू के लिए आई की वैल्यू ये भी हो सकती है और आई की वैल्यू ये भी हो सकती है। सब डेल के लिए देखो ना, डेल की कोई भी वैल्यू लगे तो एक आई की वैल्यू ये और उसी डेल की वैल्यू पे एक आई की वैल्यू ये पड़ेगी। ये क्या मामला है, इसको भी आप समझ सकते हो बड़ी आसानी से, एक्सेप्ट फॉर मिनिमम डेविएशन। सुनो ध्यान से सुनो, मान लो हम ये केस में अब मिनिमम डेविएशन की बात नहीं हो, मान लो ये एंगल अपना 45 डिग्री, मान लो ये एंगल अपना 60 डिग्री और इस टाइम जो मिनिमम डेविएशन आ रहा, मान लो मिनिमम डेविएशन इस टाइम, सॉरी इस टाइम जो डेविएशन आ मिनिमम, इस टाइम जो डेविएशन आ रहा मान लो वो आ रहा 30 डिग्री। ठीक, इधर वाला बंदा क्या बोलेगा, इधर वाला बंदा बोलेगा कि भाई जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री है तब एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री। इधर वाला बंदा क्या बोलेगा, भाई जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री है तब एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री। I1 I2 फॉर वन वैल्यू ऑफ या फॉर ईच वैल्यू ऑफ डेल देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। अब आप चाहो तो किसी एक को I और किसी एक को E भी समझ सकते हैं, पर ये उस केस की बात हो रही है जब मिनिमम डेविएशन ना हो। बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं हो गया सर, समझ ही में नहीं आ रहा, बाउंसर जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई, आ गई यहां तक कि मिनिमम डेविएशन में आई और ई बराबर, क्योंकि एक ही आई पे डेल मिनिमम होगा। फिर मैं बोला टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। अब मैं क्या बता रहा हूं कि फॉर ईच डेल, कोई भी डेल की वैल्यू हो एक्सेप्ट डेल मिनिमम, फॉर ईच डेल आप देख रहे हो ग्राफ में दो आई की वैल्यू आ रही है, इस डेल की वैल्यू के लिए एक आई की वैल्यू ये है, एक ही है। मैंने कहा ये क्या मामला है, दो वैल्यूज पे कैसे डेल की वैल्यू सेम आ रही, मैंने कहा ये मैं कहां, मान लो इधर से 45 इधर से 60, इंसिडेंस 45 है इमर्जेंस 60 है, इसके लिए ये इंसिडेंट इसने कहा 45 पे डेविएशन कितना है 30, ये क्या बोल रहा है भाई 60 पे डेविएशन कितना है 30, तो ये I1 I2 बोल लो यही है, या एक I तो एक E है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है लास्ट कि दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, यानी ये दोनों वैल्यूज सिमेट्रिकली दूर नहीं है, यहां से सिमेट्रिकली दूर नहीं है यहां से। ये डिस्टेंस मान लो अपना x1 है और ये डिस्टेंस मान लो अपना x2 है, तो डेफिनेटली इस जगह पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में x2 इज ग्रेटर देन x1। इस तरफ देखो ग्राफ भाग रहा है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू ये, यानी वो दो वैल्यूज ऑफ i सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है मिनिमम डेविएशन वाले i के पास, ये वाला थोड़ा पास है और ये वाला दूर। नोट करो अब इतनी बातें, इस पे कराते हैं बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। चलो हो गया, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो अब इस पे एक बढ़िया सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या सवाल है, क्वेश्चन फॉर अ पर्टिकुलर प्रिज्म at I is equals to 32 degree, del tends to del minimum. For I is equals to 25 degree, what can be the possible value of E? What can be the possible value of E? ऑप्शन है A, B, C, D। ऑप्शन है आपके पास 37 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री, 40 डिग्री। ट्राई करो, बढ़िया सवाल है, हिल जाए तो मजा आ जाए। कुछ हवा ही नहीं लग रही, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। पॉज करके ट्राई करो, देखो हम बताने जा रहे हैं, एक बार ट्राई कर लो। देखो 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 क्या हुआ, ये ग्राफ बनाते हैं, डेल वर्सेस आई का, ए ऐसे इस तरफ थोड़ा भाग रहा है, ये है अपना डेल मिनिमम, कितने एंगल पे हुआ है 32 डिग्री पे हुआ है। अब आपसे कहा कि फॉर I is equals to 25 what can be the possible value of E। सुनना बढ़िया सवाल है, ये हिल जाएगा एकदम। I is equals to 25 यानी कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कोई
25 डिग्री। पूछा इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इमर्जेंस एंगल कितना होगा। एक तरह समझ लो I1 दिया, I2 पूछा है। हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं इस पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। ये डेल की वैल्यू ये चल रही है इसमें। अच्छा, डेल की यही वैल्यू इस एंगल पे भी आएगी। ये होगा I1 या I2 या ये I, तो ये क्या है E। भाई डेल की वैल्यू सेम आएगी फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एक एंगल ऑफ इमरजेंस। इधर से देखने में इसको इंसिडेंस लग रहा है, इधर से उसको। डेल की वैल्यू सेम आएगी फॉर टू वैल्यूज ऑफ I, एक इधर वाली के इधर वाली के। तो ये I तो ये E, दोनों के लिए डेल की वैल्यू क्या है सेम। तो ये कांसेप्ट लगाते हैं। ये 25, तो ये कितना। अब देखो हमें पता है कि ये डिस्टेंस कम होता है डिस्टेंस ज्यादा। ये पता है ना, इस तरफ डेप्थ x2 इज ग्रेटर देन x1 है। अच्छा, ये x1 की वैल्यू कितनी है 32 से 25, 5 2 7। तो ये डिस्टेंस डेफिनेटली 7 से बड़ा होगा x2 मस्ट बी ग्रेटर देन 7। तो x2 की वैल्यू 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 7.5 भी हो सकती है, 10 हो सकती है, वगैरह वगैरह। 7 नहीं हो सकती। मतलब ये जो है ये इससे 7 से ज्यादा आगे होगा। 37 हो सकता है, 37 तो 5 पे आ रहा है, 38 6 पे आ रहा है, 39 7 पे आ रहा है, 40 8 के डिफरेंस पे आ रहा है। तो डेफिनेटली ये 40। बोलो भैया, मैंने बताया ना ये डिस्टेंस इससे ज्यादा, ये कंसेप्ट यहां लगाना था। और ये आपको समझना था कि इस पर्टिकुलर 25 डिग्री पे जो डेल होगा वही डेल एक और एंगल पे होगा। दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम एंगल ऑफ डेविएशन, एक इधर से एक इधर से। इधर वाला बोलेगा इस पे डेल है, इधर वाला बोलेगा इस पे ये डेल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 25, तो ये 40। ये 7 है तो ये 7 से ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा सिर्फ 40 के लिए बनना है, 8 का डिफरेंस। क्लियर है? नोट कर दो। मजा आया? कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना था। मिटाए? चल अब एक लास्ट डेरिवेशन छोटी सी, एक फॉर्मूला। अगर प्रिज्म एयर में रखा है, इफ अ प्रिज्म इज केप्ट इन एयर, तब एक फॉर्मूला बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। चलो इसको ट्राई करो डिराइव करने को। अगर प्रिज्म एयर में रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल मिन बाई 2, नीचे साइन a बाई 2। करें हम, देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं एट मिनिमम डेविएशन, मान लेते हैं मिनिमम डेविएशन का केस है। तो बच्चों मिनिमम डेविएशन पे डेल की वैल्यू डेल मिन के बराबर, मिनिमम डेविएशन पे आई की वैल्यू ई के बराबर, मिनिमम डेविएशन पे r1 की वैल्यू r2 के बराबर। ठीक, तो जो a था वो क्या था r1 प्लस r2। तो इसको क्या हम 2r बोल सकते हैं इस टाइम। r1 प्लस r2 दोनों को r मान लें बराबर, इसको हम 2r बोल सकते हैं। यहां चाहो तो डायग्राम भी बना लो, फील आता रहेगा आपको कहानी का। ये a रहा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये r, ये भी r हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये भी I लिखते हैं, दोनों बराबर है, और ये डेल मिनिमम। तो जो r1 r2 है बराबर है, तो a को r1 प्लस r2 या 2r बोल सकते हैं सीधा सीधा। तो a इज इक्वल्स टू 2r, और यू कैन से r इज इक्वल्स टू a बाई 2। r इज इक्वल्स टू a बाई 2, इसको अपने पास रख लो। दूसरा एक ये फॉर्मूला था, डेल इज इक्वल्स टू i प्लस e माइनस a। अच्छा, i और e बराबर है, दोनों को हम i के बराबर मान लें, तो डेल इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2i माइनस। कब होगा ये सब? एट मिनिमम डेविएशन। हमेशा ऐसा ये सब बहुत जरूरी नहीं, मिनिमम डेविएशन का केस लेके हम इसको डिराइव करेंगे। इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए यू हैव टू कंसीडर व्हाट, कंसीडर मिनिमम डेविएशन। तो हमने कंसीडर कर ली, डेल हो गया डेल मिन के बराबर, आई ई के बराबर, r1 r2 r के बराबर, आई और यहां से आप बोल सकते हो आई इज इक्वल, अच्छा डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। अगर मिनिमम डेविएशन केस है तो डेल क्या बन जाएगा, डेल मिनिमम, आई और ई दोनों बराबर 2i माइनस ए।
यहां से आई किसके बराबर हो गया, डेल मिन प्लस ए डिवाइड बाई 2। इसको इधर ले आओ 2i को, सॉरी ए को इधर ले आओ तो डेल मिन प्लस ए हो जाएगा, आई हो जाएगा डेल मिन प्लस ए बाई 2, ए को इधर ले आओ प्लस डिवाइड बाई 2। अच्छा अब यहां पे और स्नेल्स लॉ लगाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को म्यू पी मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर सबको पता है 1, हमने पहले ही बोल दिया कि बाहर मीडियम कौन सा है, एयर। इफ प्रिज्म इज केप्ट इन, यहां पे आप स्नेल्स लॉ लगा दो, फर्स्ट पे या सेकंड पे कहीं भी लगा दो, फर्स्ट पे लगा दो, चलो यहां लगाते हैं, फर्स्ट पे लगा दो। म्यू ऑफ एयर इनटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू साइन आर। म्यू ऑफ एयर कितना हो गया 1, साइन आई की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, अब आई रहने दो, इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू साइन आर। यहां से म्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब आई और आर की वैल्यू रख दो, डेरिवेशन कंप्लीट। साइन आई की वैल्यू कितनी है, डेल मिन प्लस ए बाई 2, आर की वैल्यू कितनी है, साइन ए बाई 2। तो इसको डिराइव करने के लिए आपने क्या केस कंसीडर किया, मिनिमम डेविएशन का केस कंसीडर किया। ये याद रखना, यहां पे डेल नहीं डेल मिन है, इसमें गलती करते हैं बच्चे। तो ये लास्ट डेरिवेशन था आज की क्लास का। इस फॉर्मूले को यूज करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन दिया हो। इस फॉर्मूले को यूज करके आप डेल मिन भी निकाल सकते हो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और ए दिया हो। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एकदम फॉर्मूला बेस्ड। आपको बोल देगा सवाल में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मान लो √2 है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देगा 60 डिग्री है, आपसे कहेगा फाइंड व्हाट डेल मिन। ऐसा सवाल आ सकता है, इसको सॉल्व करना। ये ऐसा सवाल आ जाएगा, आपको बोल देगा एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डेविएशन भी 60 डिग्री है, फाइंड रिफ्रैक्टिव, या इसको रूट से करो, एंगल ऑफ डेविएशन मान लो 30 डिग्री है, कहेगा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये दो तरह के सवाल बन सकते हैं। क्या कर लेना, एक बार ये दोनों वैल्यूज गिवन है, ये पूछा है, एक बार ए और डेल मिनिमम दिया है, डेल मिनिमम दिया है, और क्या पूछ लिया, म्यू पूछ लिया। ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर करते हैं समाप्त प्रिज्म का। अब हम लाएंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।